हेडिंग लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले मैं कुछ ज्योमेट्री के पार्ट्स करवाऊंगा, मतलब वो बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें पता ही होनी चाहिए। गिर जाएगा। तो बेसिक ज्योमेट्री की बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप पॉइंट वाइज लिखते चलना, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही करेंगे। सपोज एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल ABC है। यहां पे दो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हम एक दो क्लासेस में काफ़ी सारी ज्योमेट्री की बातें करेंगे जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ में आने वाली हैं, ठीक है। ये साइड लेंथ बच्चे ट्रायंगल का सपोज 7 है, ये सपोज 5 है और ये x है। इस केस में 7 है, 5 है और जो ये एंगल है ये अल्फा है और ये x है। इस केस में अल्फा वेरी किया जा रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब तुम्हें यहां पे एंगल बाउंडेड है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, यहां पे एंगल बाउंडेड नहीं है। तो इस केस में तुम्हें बताना है देन इन बोथ द केसेस फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो देखो तुम्हें यह बात पता है या पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है और जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा होता है। तो यानी x पहले सवाल का आंसर हुआ 7 प्लस और ये बड़ा होगा 7 माइनस 5 से। इस केस की बात करते हैं बच्चे, यहां भी x जो भी होगा वो 7 माइनस 5 से तो बड़ा होगा, पर ये कभी 7 प्लस 5 तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे ये एंगल 90 डिग्री होने वाला होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल में ये x क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो यानी इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो यहां तक पहुंच पाएगा। ये दोनों सवालों में बहुत बड़ा अंतर था, यानी x 2 से बड़ा पर 12 से छोटा। यहां की बात करते हैं, x 2 से बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 25 से छोटा, यानी x 2 से बड़ा 74। इंटीजर वैल्यू पूछ रखी है तो यहां से x की क्या क्या इंटीजर वैल्यू आ सकती हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू 11। ये सारे x आप ले सकते हैं। यहां पे भी 3 से स्टार्ट होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 से बड़ा ही होगा ये कुछ, यानी 8 आपका पॉसिबल इंटीजर होगा। ये आपकी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हो गई। तो ये पार्ट किसका हुआ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। मुझे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात हो गई कि ट्रायंगल का जो भी थर्ड साइड है दो साइड के सम से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें ऐसे दो सवाल आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, आप हीरोन्स फॉर्मूले को बहुत लाइटली लेते हो, उस पर देखते हैं कोई बढ़िया बात।
जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कभी कभार यूज में आ सकती है, तो वो कर लेते हैं। देखो अब अगला सवाल ऐसा कुछ आया कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ ABC है। तो आपको ये वाली बात तो पता है कि जो डेल्टा होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ S, यहां पे सेमी पेरीमीटर है। इस पे एक सवाल पूछते हैं। अगर बच्चे आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए वर्टेक्स से ड्रॉप किया गया एल्टीट्यूड 2 यूनिट लेंथ का है, बी से ड्रॉप किया गया एल्टीट्यूड ये भी 2 यूनिट का है, सी से ड्रॉप किया गया एल्टीट्यूड ये 3 यूनिट का है। एल्टीट्यूड का लेंथ दिया गया है और तुमसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? कभी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का लेंथ अगर पता हो और तुमसे एरिया पूछा जाए, साइड कहां पता है? ओनली यू हैव लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स। आपको इन तीनों एल्टीट्यूड्स के लेंथ पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया। देखो सारे फंसे हो तो कर लो। लो मैं पुट कर देता हूं, साइड लेंथ ABC मान लेता हूं और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ, हाँ हाँ बिल्कुल लिख देते हैं लाल। दूसरे में डेल्टा हाफ B इंटू 2, तीसरे में डेल्टा, ये तीनों साइड लेंथ नहीं पता है, ये आ गया। इक्वेट कर लो तो A बराबर B बराबर 3C आ जाएगा। K मान लो, तो अब क्या करोगे? एरिया जगह फिर क्या पुट करोगे? डेल्टा की जगह सर इनमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि सर साइड्स का तो मतलब एक रेशियो में ही है, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। ए पुट कर दे चाहे बी कर दे चाहे सी कर दे। ए पुट करते हैं बी चाहे सी। देखो ये तुम्हारी कॉपी में 10th क्लास में लिखा हुआ सवाल है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, बट यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालो डेल्टा के टर्म में। तो बच्चे यहां से ए की वैल्यू डेल्टा आएगी, बी की वैल्यू डेल्टा आएगी और सी की वैल्यू आएगी 2 डेल्टा अपॉन 3। अब साथी आपके पास ए बी सी जो भी हैं वो इन टर्म ऑफ डेल्टा आ चुके हैं, राइट? तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो। वो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी डेल्टा प्लस 2 डेल्टा बाई 3 अपॉन 2, यानी ये आएगा 4 डेल्टा अपॉन 3। ये सेमी पेरीमीटर आ गया, ठीक है? ये सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई है। अब बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप पास एस ए बी सी सब डेल्टा के टर्म्स में है, सबकी वैल्यू यहां रख दो, पुट करो। आप सबकी वैल्यू बच्चे पुट कर दो, तो यहां से ऐसा कुछ आने वाला है 8 डेल्टा पे पावर 4 अपॉन 81। जरा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। मतलब अब आप ये सीख रहे हो कि अगर एल्टीट्यूड का लेंथ दिया गया तो एरिया कैसे लिखेंगे। देखो बच्चे यहां से डेल्टा पे पावर 4 का रूट कितना होगा? डेल्टा स्क्वायर 8 का रूट 2 होगा, यानी डेल्टा
इक्वल टू 2√2 डेल्टा अपॉन 81 का √9 हो जाएगा। यहां पे डेल्टा स्क्वायर आएगा क्योंकि पावर 4 था। एक डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया तो बच्चे डेल्टा की वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाई 2√2। ये ट्रायंगल का एरिया होगा। ऐसे सवाल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एल्टीट्यूड कभी भी दिया गया, ट्रायंगल का एरिया पूछा गया, तो आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला एक बेटर चॉइस है। आप हीरोन्स फॉर्मूले पे चल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। हमारी कोशिश होगी कि 9th क्लास से आगे जितने भी आप ज्योमेट्रिक रिजल्ट पढ़ते हैं अप टू 10th, उन सबको समराइज कर लिया जाए, क्योंकि वो बातें आपके काम की हैं, बगैर उनके काम बनेगा नहीं। आगे चलते हैं बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ। अभी उसको इनडायरेक्टली यूज करेंगे। सपोज आपके पास, गौर करना बच्चे, कोई भी ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है। जो नया ट्रायंगल है दैट विल बी DEF। नया ट्रायंगल क्या है? DEF है। तो DEF और ABC के एरिया में क्या रिलेशन आपको पता है? एरिया ऑफ DEF is 1/4 of, not 1/2, एरिया ऑफ, सफाई मत दो, एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, 1/4 होता है। बाकी साइड वगैरह क्या हो जाएंगे? सब हाफ हो रहे हैं। कई दफ़ा ऐसी बातों का कहीं कहीं यूज आता है। जैसे मान लो बच्चे, ऐसा कोई सवाल आपको मिल जाए, इन्होंने कोई भी ट्रायंगल ABC लिया, इनके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल है DEF। अगेन इनके साइड्स के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ट्रायंगल बना दिया। ये है PQR। अगेन इनके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ट्रायंगल बना दिया XYZ। अब तुम्हें यह दिया गया है एरिया ऑफ XYZ। एरिया ऑफ XYZ 64 है, तो एरिया ऑफ ABC बताना है। एरिया ऑफ ABC बताना है। तो देखो बच्चे, एरिया ऑफ ABC पे आना है। एरिया ऑफ ABC क्या होगा? एरिया ऑफ DEF का 4 टाइम्स। एरिया ऑफ PQR क्या होगा? एरिया ऑफ DEF का 4 टाइम्स। एरिया ऑफ XYZ क्या होगा? एरिया ऑफ PQR का 1/4 टाइम। गलत मैंने बोल दिया, 1/4 टाइम। अंदर चल रहे हैं अपन। DEF जो भी होगा ABC का 1/4 टाइम। आप यही वाली बात यूज करेंगे। तो देखो बच्चे, यहां से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ PQR ये होगा 4th टाइम्स एरिया ऑफ XYZ। बोलो बच्चे हाँ या ना? ठीक है, ये आपको 64 दे रखा है। तो देखो, ऐसे तरीन भैया ने 1 बता दिया तो इन्होंने उल्टा कर दिया काम, क्योंकि एरिया बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा। अब इसके बाद एरिया ऑफ DEF पे आते हैं। ये 4 टाइम्स एरिया ऑफ PQR होगा। ठीक है बच्चे, PQR का एरिया 4 × 64 है, तो 4 स्क्वायर इंटू 64 हो जाएगा। अब ABC जो भी होगा उसका एरिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF होगा।
तो यानी आप एरिया ऑफ डी ई ए बी सी अब लिख सकते हैं 4 क्यूब इंटू 64। बहुत अच्छा पैटर्न आपको मिल रहा है। यहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ट्रायंगल बाद जाने पे आपको मिल रहा है एबीसी, तो 4 क्यूब। अगर 4 ट्रायंगल जाने के बाद मिलता था 4 पे पावर 4 लिखते। ऐसे रिवर्स, ये कौन सा ट्रायंगल है? फर्स्ट इंटीरियर ट्रायंगल, तो एरिया 1/4 होगा एबीसी का। सेकेंड इंटीरियर ट्रायंगल, तो एरिया 1/4 स्क्वायर होगा एबीसी का। थर्ड इंटीरियर ट्रायंगल, तो एरिया 1/4 क्यूब होगा। एक और बनाते तो 4 पे पावर 4 आ जाता। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगली बात देखते हैं भाई। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, पी क्यू आर एस, इन सबके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करके नया क्वाड्रिलैटरल बनाया गया। ए बी सी डी, तो ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलैटरल होगा, इसका नेचर बताना है। नेचर ऑफ ए बी सी डी क्या होगा ये बताना है विथ प्रूफ। सवाल समझ आ रहा है? नेचर ऑफ एबीसी बताना है, एबीसीडी बताना है। देखो बच्चे, इन डायगोनल्स को मैं मिला लेता हूं। अब अगर आप गौर करें यहां पे, तो जो सी डी है वो एस क्यू के पैरेलल होगा। देखो मिड पॉइंट थ्योरम में एक बात मैंने नहीं बताई, जब आप साइड के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो लाइन जो भी बनती है वो बेस के पैरेलल होती है। ये बात भी आप यहां लिख लेंगे। जिनको भी नहीं पता, कुछ धूर्त लोग होंगे जिनको सब बातें नहीं पता हैं, गलती से 10th क्लास से बाहर आ गए 11th 12th में। तो अब यहां पे अगर आप इनके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो पी क्यू लाइन है बच्चे, वो बीसी के पैरेलल होगा। लेकिन ऐसा नहीं जो बीसी के पैरेलल वाली लाइन हमेशा मिड पॉइंट से पास करेगी। अगर आप मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो लाइन आएगी वो बीसी के पैरेलल होगी, बट इट्स रिवर्स मे नॉट बी करेक्ट। ऐसा नहीं बीसी के पैरेलल वाली सारी लाइन मिड पॉइंट से पास करेंगी। आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, यहां पे लिख लो, बट रिवर्स मे नॉट बी करेक्ट। देखो कि ज्योमेट्री में बिल्कुल शून्य हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं कहीं पे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब आप ध्यान दो, रिवर्स क्यों करेक्ट नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता था भाई, पी क्यू यहां से पास कर रही हो, पैरेलल तो है ही है, बट मिड पॉइंट थोड़ी पास कर रही है। लेकिन अगर मिडिल पॉइंट से पास करने वाली लाइन तुम ज्वाइन करोगे तो पैरेलल होगी, राइट? अब देखो बच्चे, यहां पे क्या है, सी डी जो भी है एस क्यू के पैरेलल होगा। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल आर एस क्यू की बात हो रही है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। आपने मिडिल पॉइंट को ज्वाइन किया, इसके पैरेलल होगा। अच्छा, एक और बात देखते हैं, ए बी एस क्यू के पैरेलल होगा। मैं ट्रायंगल एस क्यू पी पे मिडिल पॉइंट थ्योरम यूज कर रहा हूं। सिमिलरली एस क्यू पैरेलल टू ए बी। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट से कॉमन वे में बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी परस्पर पैरेलल होंगे। समझ आई बात? ऐसे ही अब आप आर एस पी की बात करो तो बच्चे ए डी और आर पी ये आपस में पैरेलल होंगे। देखो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि इस पे मैं आपको सवाल नहीं देने वाला हूं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शुरुआत में बहुत दर्शन होंगे, लाइंस के साथ मैं से सवाल बहुत अटैच करूंगा शुरू में। तो आर पी और ए डी ये आपस में पैरेलल हैं। ऐसे ही आर पी और सी बी ये भी पैरेलल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए डी और सी बी भी पैरेलल होंगे, यानी आमने सामने के साइड्स पैरेलल हो गए। तो बच्चे क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने से क्वाड्रिलैटरल बनता है, पैरेललोग्राम होता है।
ठीक है, तो यहां पे लिख लो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब चर्चा करते हैं मीडियंस की। देखो बच्चा, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, आपको ये सब बातें पता हैं कि ट्रायंगल के साइड्स के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन वर्टेक्स से, इसको आप मीडियन कहते हैं। ये सर हम इस फिगर पे कुछ और कमेंट नहीं कर सकते? मान लो हमने एंगल 90 प्रूव कर दिया तो किसमें इस वाले में रेक्टेंगल भी बन जाएगा। हमने इस वाला एंगल 90 स्पेशल केस है, हाँ ये स्पेशल यहां पे नहीं प्रूफ कर पाओगे। पता भी नहीं हमें क्या एंगल है, हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं एंगल। तो बस आप कॉन्फिडेंटली केवल पैरेललोग्राम पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चे यहां पे AC के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन किया, सॉरी E को B से ज्वाइन किया, तो ये आपका MB मीडियन का नाम रख लेते हैं। सपोज इसका लेंथ है MA, A वर्टेक्स से पास करने वाले मीडियन का लेंथ है, और बच्चे MB इसका लेंथ है। अच्छा, दोनों मीडियन जहां मिलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड। C से ऐसे आप मीडियन बना लो। अब यहां पे बहुत सारी खूबसूरत बातें आने वाली हैं। पहली बात, जो सेंट्रॉयड है ये मीडियन वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सब आप लिखते चलना। पहली बात, ये सारे रेशियोज AG अपॉन ZD बराबर BG अपॉन GE बराबर CG अपॉन GF बराबर 2:1 होगा। ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट, यहां पे कुछ बहुत ही आपको बेहतरीन बातें भी मिलने वाली हैं। सेकेंड पॉइंट, जो मीडियन है वो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रायंगल के एरिया लिखेंगे, यहां से आप हाइट ड्रॉ कर लो, एल्टीट्यूड। गौर करो, यहां से मैं एक एल्टीट्यूड बना लेता हूं, तो ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो सेम है, एरिया बराबर आएंगे। तो जो मीडियन है वो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, यानी एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ADC बराबर हाफ एरिया ऑफ ABC। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? इसी प्रकार एरिया ऑफ BEC, अच्छा आप ऐसे मत कर देना कि एरिया ऑफ BEC जो भी होगा, मैं पूछ लेता हूं, तरेन से पूछ लेता हूं। तरेन, एरिया ऑफ BEC क्या एरिया ऑफ ADB के बराबर होगा? क्यों नहीं होगा? ये भी तो हाफ एरिया ऑफ ABC ही होगा। अरे इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात, अब गौर करो, अगर मैं किसी साथी से ये कहूं कि क्या आप ये वाला एरिया बता सकते हो? सिर्फ 1/4 हो जाएगा टोटल ABC के, उसका भी हाफ। सोच समझ के बताओ। एरिया ऑफ GDC पे क्या कोई कमेंट करना चाहेगा? मुझे मत समझाओ, अपने को समझा लो पहले और फिर मास्टर को बताओ। गलत है। अब सुनो, गलती कहां पे? सुनो सुनो सुनो, ऑल इज वेल बोलते रहो। देखो लाल, एरिया ऑफ ABD पे चले आओ पहले। आपकी मदद करता हूं, ऐसे फंसोगे कहां से जमाने में रह पाओगे। एरिया ऑफ किस पे आ जाओ, इस पे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, या और भी तरीके आपके पास हैं। आप एरिया ऑफ BGC पे आ जाओ, एरिया ऑफ BGC पे आ जाओ। तो जो एरिया ऑफ GDC है वो एरिया ऑफ BGC का आधा है। अब सवाल यह है कि एरिया ऑफ BGC होगा कितना?
अभी इसमें भी डाउट है, ऐसा तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी मदद कर देता हूं। लेकिन आप एरिया ऑफ अगर ए बी डी की बात करो, आपको इसका एरिया पता है हाफ एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर है। देखो बच्चे, ये बेस 2:1 के रेशियो में है, यहीं से काम बनने वाला है। मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना लेता हूं, आप कोई और भी ट्राइंगल ले सकते हैं, मेरी नजरों में बार बार यही ट्राइंगल आ रहा है, लेकिन सब वहीं की बातें हैं लाल। जो आप अच्छे सवालों में फंसते हो, इन्हीं बातों के चलते फंस भी जाते हो। देखो यहां पे सेंट्रॉयड है, ये 2:1 का रेशियो था। इसका अर्थ ये देखो, टोटल जो एरिया ए बी डी है वो हाफ एरिया ए बी सी के बराबर है। गौर करो बच्चे, क्योंकि इसका बेस लेंथ और इसका बेस लेंथ दोनों 2:1 के रेशियो में है, यानी इसके पास टोटल एरिया का 1/3 एरिया होगा। ये बात समझ आ रही है? इसके पास 2/3 हिस्सा होगा, 2/3 एरिया होगा। इतनी सी बात जिसको समझ आई वो काम कर देगा भाई। तो इसका एरिया क्या होगा? इस टोटल ए बी डी के एरिया का 1/3। आपका मास्टर आपसे ऐसे बिल्कुल लुल्लू पुल्लू सवाल थोड़ी ना पूछेगा। और एरिया ऑफ ए बी डी टोटल एरिया का 2/3 होगा। सर आपने वहाँ एबीडी नहीं लिखा, जीबीडी लिख दिया है। ये जीबीडी की बात करिए। अच्छा, 1/3 ए बी डी, ये जीबीडी का एरिया है। और ये ए बी डी का एरिया है। अब एरिया ऑफ ए बी डी कितना? हाफ एरिया ऑफ ए बी सी है, तो 1/6 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, यानी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखो बच्चे, ये जो आपको ए बी जी नजर आ रहा है, ए बी जी 1/3 होगा टोटल का। जीबीडी 1/6 होगा टोटल का। तो जीडीसी भी कितना होगा? 1/6 होगा, क्योंकि ये जो जीडी है ये जीबीसी ट्राइंगल का मीडियन है। तो ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। ये जो आपको 6 ट्राइंगल दिख रहे हैं, सब के एरिया आपस में बराबर होंगे और वो 1/6 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी होगा। ये बात समझ आई? मुझे पता है ना, आए दिन फिर गाना गाते हैं सर सवाल से इंगेज के नहीं हो रहे हैं, या फिर यहां से कर रहे हैं सवाल नहीं हो रहे हैं। रीजन ये होता है, बोलते सर आपने ओरल कैसे कर दिया, जब तुम स्टेटमेंट ही नहीं आता कहां सवाल करोगे। तो भाई मीडियन कितनी सारी बातें हमने सीख ली। ये सब सस्ती छोटी मोटी टिकाऊ बातें हैं। चलो भाई, मीडियन कोई और भी अच्छी बात देखते हैं। अब देखो भाई, मीडियन के लेंथ की बारी आती है। तो जो एम ए मीडियन का लेंथ है, कितने पॉइंट हो गए थे? एम ए मीडियन का लेंथ लिखते हैं। साइड लेंथ एज यूजुअल, ये ए, ये बी और ये सी है। तो बच्चे एम ए मीडियन का लेंथ होगा √2b² + 2c² - h² अपॉन 4। सिमेट्री है, ज्योमेट्री मतलब ही सिमेट्री होता है। अगर एम ए का लेंथ ये है तो एम बी का कोई बता सकता है? ए था तो -a² आया था। हाँ, तो बाकी क्या होगा यहां पे? 2c² + 2a² - b² अपॉन 4। ए बी सी ट्राइंगल के साइड लेंथ है। ऐसे ही एम सी का लेंथ होगा √2b²
2a² अब आप मीडियन के लेंथ का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ma² प्लस mb² प्लस mc², तीनों का आप एडिशन करो तो बच्चे आपको मिलेगा 3/4 ऑफ ओलंपियाड वालों को इस थ्योरम का नाम भी बताते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। 3/4 ऑफ एरिया ऑफ a² प्लस a² प्लस b² प्लस c², 3/4। तो मीडियन का लेंथ सीख गए, और ये भी देखा किसी भी ट्राइंगल में मीडियन के लेंथ के स्क्वायर का सम 3/4 ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स के बराबर होता है। ये भी बात क्रिस्टल क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पहले आखिरी पॉइंट पे पूछा गया सवाल पूछ लेता हूं। एक एग्जाम होता है एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स ओलंपियाड का, वो बहुत सारे बच्चे देते हैं, IAPT एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा, कोई भी ट्रायंगल है, गौर करना, कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के मीडियन का लेंथ दे दिया, इन्हें ट्रायंगल ABC medians are of length 3, then what will be area of ABC? ऐसा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी बन सकता है, ये बात तो आप मानते ही होगे। ऐसा सवाल कहीं भी बन सकता है, सारे चैप्टर्स में बन सकता है। एरिया ऑफ ABC कैसे लिखा जाए, तो पहले वो रिलेशन लिख देता हूं। देखो MA MB MC ट्रायंगल के मीडियन से, गौर करना बच्चे, ट्रायंगल के मीडियन से आप ट्रायंगल बना लो, इसका नाम रख लेते हैं DEF। ट्रायंगल के मीडियन को साइड लेंथ मानते हुए, जो भी आपने तीनों मीडियन बनाए थे उनको बाहर करके उसे ट्रायंगल बना लो, ठीक। आपसे लेकिन ये ना पूछ के ये पूछा हुआ है कि ABC का एरिया क्या होगा। इसका एरिया पूछा है, तो आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है। ट्रायंगल के मीडियंस को साइड लेंथ मान के अगर नया ट्रायंगल बनाते हो और गिवन ट्रायंगल के एरिया में बहुत गहरी दोस्ती है, तो बच्चे इसका एरिया जो है, इसका 3/4 ये होता है एरिया ऑफ DEF। क्यों होता है अभी आते हैं इस पे, बहुत छोटी छोटी सी बात है। यानी ट्रायंगल के मीडियंस को लेंथ मान के नया ट्रायंगल बना लो, उससे जो ट्रायंगल का एरिया आएगा दिए गए ट्रायंगल के एरिया का 3/4 होता है। तो भैया इसका एरिया कितना है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने देख लिया होगा, तो एरिया ऑफ DEF कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट करो 6 आएगा, यहां 6 पुट कर दो, ABC का एरिया कितना आ जाएगा 8। बोलो बच्चे हाँ या ना, 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। यह सवाल पूछा, जिसके पास ये टेक्निक नहीं है उसको करने में बहुत समय लगेगा। वो क्या मेथड यूज करके बताऊं, पहले इसका साइड लेंथ ABC लिखेगा, गौर करो इसका साइड लेंथ क्या लिखेगा, और मीडियन के लेंथ का फॉर्मूला ये यूज करेगा, वहां से ABC की वैल्यू निकालेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स, जब ABC निकलेगा तब एरिया लिखेगा। तो ये रिजल्ट कैसे आता है, इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई।
थोड़ी सी इस बात को सीख लेते हैं भाई फटाफट। देखो बच्चे, आपके पास कोई भी ट्रायंगल, वैसे मैं पहले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाता हूं चैप्टर, बट आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी आप उतने तंदुरुस्त दिख नहीं रहे हो, तो एसओटी में मास्टर को बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने बाइकआउट कर दिया, कोऑर्डिनेट में एंटर कर गए। तो आपको जितनी एसओटी की बातें हैं जो चाहिए होती हैं वो मैं करवा दे रहा हूं शुरू में। वैसे ये सब एसओटी में भी कोई नहीं पढ़ाता है, सीधे स्टार्ट करते हैं साइन रूल को, साइन रूल यहां से, और जब एग्जाम में सवाल आता बच्चे बोलते हो तो पूछा ही नहीं गया वहां से, उनको तो ज्योमेट्री में खेलना पसंद है, उसमें ज्योमेट्री के साथ मिक्सिंग करते हैं। अब देखो बच्चे, यहां से करते हैं, ट्रायंगल के मीडियंस का लेंथ मैं लिख देता हूं, ये मीडियन है एम ए, एम बी और एम सी। आप यहां से बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाओ, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाओ, जहां मीट करता है इसका नाम रख दो बी डैश। ये आपको एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ाओ, यहां पे ये इसी से मीट करेगा, ये रिफ्लेक्शंस हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये और ये वाले ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, पक्की बात है। इनको मिला दो यहां पे। अच्छा अब ये बताओ बच्चे, ये वाला जो लेंथ था यहां से यहां तक का लेंथ, ये क्या था, एम बी। ये बात समझ आ रही है आपको ना? तो ये वाला लेंथ क्या होगा, इसके बाद वाला ये लेंथ कितना होगा, ये भी एम बी होगा। चलो भाई, अच्छा ये एम ए है, उधर कोई एम ए ढूंढ के बताएगा कहां पे एम ए? जल्दबाजी मत करना, आप क्यों जल्दबाजी में गलती कर जाते हो। ये वाला जो है ये एम ए है, राइट। अच्छा ये एम सी है, तो ये एम सी होगा। इतनी बात समझ आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब यहां पे तुम्हें वो ट्रायंगल ढूंढना, इसके साइड लेंथ एम ए, एम बी और एम सी है। गौर करो बच्चे, अगर मैं इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, इसका नाम एक्स और वाई रख लेता हूं, तो एक्स बी सी का मिडिल पॉइंट है, वाई बी डैश सी का मिडिल पॉइंट है, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी। तो बच्चे एक्स वाई का जो लेंथ है वो बी बी डैश का आधा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। बोलो हां या ना? अच्छा बी बी डैश कितना, 2b, तो 2b का हाफ आप कर दो। अच्छा ये लेंथ कितना है, एम ए, और ये लेंथ कितना है, एम सी, और ये लेंथ कितना है, एम बी। आपको इसी ट्रायंगल का एरिया बतलाना है। कोई समस्या बच्चे? अच्छा जो एरिया तुम्हें चाहिए उस एरिया के लिए मैं एक दूसरी बात कर देता हूं। देखो अगर मैं ए एक्स वाई सी इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाल ले जाऊं और उस एरिया में से एक्स वाई सी का एरिया माइनस कर दूं, रिपीट कर देता हूं, एरिया ऑफ ए एक्स वाई तुम्हें चाहिए, यह निकालने के लिए आप क्वाड्रिलैटरल ए वाई सी एक्स का एरिया निकाल लो, इसमें से एक्स वाई सी का एरिया माइनस कर दो। बस यही तुम्हें करना था, मंजिल पे आप पहुंच गए। समझ आई पूरी बात? अच्छा ये वाला जो एरिया बच्चे ए एक्स सी का एरिया ए बी सी के एरिया का आधा होगा। ए एक्स सी का एरिया ए बी सी के एरिया का आधा होगा क्योंकि मीडियन है ए एक्स जो भी है। इसी प्रकार ए वाई सी का एरिया ए बी डैश सी के एरिया का आधा होगा। दोनों जुड़ के एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर हो गए, यानी ये टोटल एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर है। बोलो बच्चे हां या ना? अब एरिया ऑफ एक्स वाई सी चाहिए। एक्स वाई सी जो भी है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जो एक्स वाई सी का एरिया होगा वो बी बी डैश सी के एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, -1/4 एरिया बी बी डैश
सी, बस खत्म है मामला अब। अच्छा, ये बी बी डैश सी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ एबीसी के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आ गया यहां से 3/4 एरिया ऑफ एबीसी। कोई दिक्कत तो नहीं जी? अब इसमें कुछ लोगों की बी बी डैश सी एबीसी के बराबर कैसे है? अरे यार, ये आपके पास पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, दोनों का एरिया बराबर होगा। डायगोनल है तो जितना ऊपर वाला उतना नीचे वाला, टोटल कितना होता है? 2 टाइम्स एरिया ऑफ एबीसी, तो दोनों को आधा आधा एरिया मिल गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट? इतना दिमाग खपाना पड़ा यहां पे। ये बात बढ़िया समझ आ गई? आगे चलें। अब तक लिखना चाहिए था, साथ साथ फोटो खींचो, जल्दी से आगे बढ़ो। ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, तो 10वीं कक्षा का लेवल ये था। ये मास्टर का रिदम होता है। मैंने क्लास में बगैर इसको पढ़ाए मैं क्लास ही खत्म नहीं करता। सर अच्छा वो तब की बात करो सर, वो तो एकदम याद थोड़ी यही तो याद होना चाहिए। 3 साल पहले की बात है। खुदाई में मिल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बात थोड़ी कराऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कुछ ऐसी बातें करेंगे लाल, जिससे अपना ज्यादा भला हो। तभी मैंने सवाल लिया कि एग्जाम में जो पूछा गया है उससे आगे बढ़े अपन विद सेम डेटा। रिजल्ट भी याद कर ही सकते हैं। याद रखना है, रिजल्ट ही तुम्हें याद रखना है, तुम्हें रिजल्ट ही याद रखना है लाल। चलो, मीडियन की तो पूरी बात कर ली हमने, एक और बात मीडियन की कर लो। फिर से जेई ने इस पे सवाल पूछ रखा है। दूसरी बार मीडियन की क्या है? आपके पास, या लॉजिक में लिख लो, कितने पॉइंट हो गए थे? 5 हो गए थे। चलो, छठा पॉइंट है। देखो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है। अब प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं बच्चे। इसके कोई 2 मीडियंस, कोई भी 2 मीडियंस 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये ए है, ये सी है और ये बी है। ए की वैल्यू होती है √, b² + c² / 5। अजीब बात है। ये साइड लेंथ ये पता है, और अगर ये 2 मीडियन 90 पे कट किए तो ये लेंथ कितना होगा? b² + c² / 5 का रूट। ऐसे ही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसे मीडियंस की चर्चा तो खूब होगी स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही बच्चे, अगर कोई और 2 मीडियंस ले लिए जाएं, मान लो ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो बच्चे बी का लेंथ होगा, अब आप समझ गए होंगे, √a² + c² / 5। ये बात याद रहेगी? याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो भगवान का नाम लेना। कोई एक तो करना पड़ेगा। भगवान का नाम लेकर नाखून काट के जो मारते हैं जय श्री राम करते हुए, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। ना 4 चिपकेगा तो -1 तो चिपकेगा ही। कुछ तो मिलना चाहिए ना। देखो, न्यूट्रल से बढ़िया है, या तो -1 ले जाओ या +4 ले जाओ। न्यूट्रल ज्यादा बढ़िया है वैसे। इतनी बात समझ आ गई? कुछ लोगों ने तो भैया यूट्यूब ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि तुक्का मार के आधा नंबर कैसे गेन करें।
तुक्का मारने की स्टाइल। तो जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं, 15 दिन की तैयारी में क्या सीखते हैं कि कैसे तुक्का मारा जाए। और तुक्का मार के मान लो वहां पहुंच भी गए तो वहां गंदगी करोगे जाके कॉलेज में, अच्छा तो नहीं कर सकते ना। ऐसे इंजीनियर बनने से क्या ही फायदा है। जैसे तुमने आजमा लिया है। कहते हैं ए वाला लिखो भाई, एंगल बाइसेक्टर, जल्दी जल्दी लिखो लाल, एंगल बाइसेक्टर। तो देखो भाई, अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं तो एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जिसके किसी भी पॉइंट से दोनों लाइन पे किसी भी इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो परपेंडिकुलर बराबर लेंथ का रहे। यानी पी एम और पी एन परस्पर बराबर होंगे। पी एम और पी एन परस्पर बराबर होंगे। पी एम और पी एन आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसको प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तो लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सभी लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट में, तो मैं फटाफट रिजल्ट लिखता हूं। अगर आप उसे याद रख लोगे तो आपका काम चलता रहेगा, नहीं भी याद है तो आगे देखा जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं। एबीसी साइड के लेंथ है, तो बी डी अपॉन डी सी सी इज टू बी के बराबर होगा। अगर इसका भी एंगल बाइसेक्टर बना दिया जाए, सपोज ये ई पे मीट करता बच्चे, और दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसका नाम आई है, तो साथी सी ई अपॉन ई ए सी ई अपॉन ई ए ये बी सी अपॉन ए बी के बराबर होगा, यानी ए अपॉन सी। लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, ये स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से भी एंगल बाइसेक्टर बना लो आप। गलती से मत करना कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होती है या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिलेशन है। ऐसे बच्चे ए एफ अपॉन एफ बी, ये बिंदु दीदी बताएंगी, बताओ क्या होता है। ए एफ के एडजेसेंट में क्या है, ए सी, तो यानी बी, और एफ बी के एडजेसेंट में क्या है, बी सी, यानी ए, तो बी अपॉन ए। ये बात समझ आई, ये आप याद रखेंगे। आगे आप इन सेंटर वगैरह के फॉर्मूले जब लिखोगे वो सबका डेरिवेशन यहीं से होता है। अब सवाल ये कि ए आई अपॉन आई डी कैसे निकाला जाए। दो बातें हो गई, तीसरी बात देखते हैं। ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी, कोई बता सकता है ए आई अपॉन आई डी कैसे निकाला जाए। पहले मैं लिख देता हूं, ए आई अपॉन आई डी होगा बी प्लस सी अपॉन ए, बी आई अपॉन आई ई, ये होगा बच्चे ए प्लस सी। आप सिमेट्री पहचान रहे होंगे, ए प्लस सी अपॉन बी। जब आपने ए आई अपॉन आई डी किया तो बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। ऐसे सी आई अपॉन आई एफ, ये होगा ए प्लस बी अपॉन सी। सवाल इस पे कैसे आ सकते हैं, इस पे आना बहुत ही आसान है।
इस पे आने के लिए आप ट्रायंगल ABD को पकड़ लो। गौर करो बच्चे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD AI अपॉन ID AI अपॉन ID, ये क्या होगा? AB अपॉन BD। बोलो हाँ या ना? देखो अब फंस रहे हो आप लोग। इन ट्रायंगल ABD, ये BI क्या है? लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। ये अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, यानी इसका और इसका रेशियो क्या होगा? इसका एडजसेंट और इसका एडजसेंट, उसका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो इसके एडजसेंट में क्या आता है बच्चे? AB, और यहां पे BD। AB तो तुम्हें पता ही है, AB कितना है? C, लेकिन BD तुम्हें निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब BD का लेंथ निकालना है। देखो बच्चे, BD प्लस DC तुम्हें पता है A के बराबर है। अभी मना किया था थोड़ी देर पहले। BD प्लस DC कितना है? A के इक्वल है। DC की वैल्यू यहां से इन टर्म ऑफ BD निकालो, कितना होगा? DC होगा B बाई C BD, यहां पुट कर दो, तो BD प्लस B बाई C BD बराबर A। तो बच्चे यहां से BD मिल जाएगा AC अपॉन B प्लस C। यहां पे BD की वैल्यू पुट कर दो, AC अपॉन B प्लस C। तो बस यही लिखा था, ये बात भी आप नोट कर लो। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ। देखो बच्चे, जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये ट्रायंगल को दो ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनके एरिया का रेशियो बराबर एरिया तो नहीं होते हैं। एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ ADC ऑफ कोर्स साइड के रेशियो के बराबर ही आएगा। BD अपॉन DC के इक्वल होगा, और BD अपॉन DC तुम्हें पता कितना? C अपॉन B। यानी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनके एरिया का रेशियो C/B के इक्वल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे BD अपॉन DC आता, लेकिन BD अपॉन DC कितना था? C अपॉन B। ऐसे बच्चे, एरिया ऑफ BCE और एरिया ऑफ BEA, ये किसके इक्वल होगा? इसका रेशियो, मतलब एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ BEA। ये A/C आएगा, CE अपॉन EA, CE अपॉन EA कितना? A/C। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जो बेस का रेशियो होता है उसी, वही तो एरिया का रेशियो आता है ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी इसे यूज किया था। सिमिलरली अगले में भी आप लिख सकते हैं। एक और बचा हुआ है, एरिया ऑफ ACF, यहां कहीं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ACF अपॉन एरिया ऑफ CFB। ये बच्चे B/A आएगा। सारी बातें समझ आई? इनको आप कहीं ना दीवार वगैरह चिपका लेना, कुछ दिन देखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे ये सब बहुत बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। कितने पॉइंट हो गए अपने? 4। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, आखिरी पॉइंट है इससे रिलेटेड। एक क्या, 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, दोनों लिख लेंगे। 5th पॉइंट, ये शायद आपको पता भी हो। देखो बच्चे, अगर आप किसी भी वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन में रिफ्लेक्शन लेते हो, क्या लेते हो? रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट इसी के एक्सटेंडेड साइड पे कहीं लाई करेगा, मतलब ए बी साइड पे ही कहीं लाई करेगा, कहीं भी हो सकता है। बोलो अच्छा भाई, अगर ए का CF में ले तो पहले इसको ऐसे कर लेते। देखो ए, अब मुझे दिख रहा है कि यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो कहीं अंदर ही बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है?
तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ, मुझे नज़र तो यही आ रहा है वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग। कोई और देख लेते हैं। चिल है, मतलब ये क्योंकि ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल सा नजर आ रहा है इसलिए ऐसा है। तो मान लिया ए का रिफ्लेक्शन लेते हैं, किसमें? इस एंगल बाइसेक्टर में। तो देखो रिफ्लेक्शन में ले रहा हूं, तो जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो इसी साइड पे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप यहां पे जो ये वाला ट्रायंगल है, गौर करना बच्चे, और ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबको दिख रहा है? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है। यहां भी यही सेम बात होती, आपके पास ये ट्रायंगल और जो ये नीचे वाला ट्रायंगल आ रहा है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, चलिए भाई ये वाली बात आप नोट कर लो फिफ्थ प्रॉपर्टी में। अगर आप किसी भी वर्टेक्स का डायग्राम बना लो, पहले तो डायग्राम बना लो। ये बोरिंग बहुत है कि फैक्ट्स हैं एक तरफ से, बट इसमें मैं इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकता। वैसे तो मैं पहले पढ़ाता ही नहीं था, ये तो इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो फिर मैं जानता हूं मेरा तुम लोग भूत बना दोगे। चैप्टर बीच में यही सब बातें मुंह खोल के बैठे रहोगे, मैं बोलूंगा सब तुम्हें आता होगा, तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। आपको लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि लाइन का इक्वेशन लिखना होता है कि हाँ y माइनस वाई, इसलिए चैप्टर ऐसा चलता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे जानते थे तो गलत फहमी में जी रहे थे अब तक। जितनी तुम ज्योमेट्री पढ़ते आए उन्हीं सब ज्योमेट्री का आप इक्वेशंस में अब कन्वर्जन करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे, और कुछ स्टैंडर्ड और भी कर्व आ जाएंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। शुरू शुरू में बच्चे बहुत जोश जोश में पढ़ते कोऑर्डिनेट में। स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जोश खूब ऊपर रहा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा डाउन हुआ, सर्कल में फिर बढ़ जाता, खूब खूब पीक पे जाता है, फिर जब पैराबोला शुरू होता फिर थोड़ा डाउन आता है, एलिप्स में और हाइपरबोला में खत्म सा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में आगे बढ़ते हुए जाओ। इस बार ऐसी गलती मत करना, ये नोट कर लो ये पूरी बात। तो अगली क्लास में लगभग कुछ और बातें हैं, मतलब जहां पे मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर मिलते हो सेंटर क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ठीक है, और जहां पे मीडियंस मिलते थे वो क्या बोला था? सेंट्रॉइड। ऐसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर पढ़ने के बाद और उसके बाद फिर अपने लाइंस वगैरह के इक्वेशंस पे धीरे धीरे आएंगे। ठीक है।